हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज आप मेरे साथ सीखेंगे क्लास 10th ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 3 सर्कल। ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। मोस्टली ये दोनों क्वेश्चंस बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं आ गया हूँ आप सभी लोगों के लिए इन दोनों क्वेश्चंस को एकदम सिंपल वे में, एकदम इजी तरीके से और एकदम कम स्टेप्स में कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे हम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये फिगर दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोला है हमें, देखो, द सर्कल्स विद सेंटर P एंड Q टच ईच अदर एट R। क्या बोला, दो सर्कल से पहले का सेंटर है P और दूसरे का सेंटर है Q, एक दूसरे को टच कर रहे हैं एट पॉइंट R। ओके, उसके बाद बोला है अ लाइन पासिंग थ्रू R meets the circles at A and B respectively। उसके बाद बोला एक लाइन ए बी क्या कर रही है, पास कर रही है R से, ओके, पॉइंट A और पॉइंट B से। ओके, फिर क्या बोला है, प्रूव दैट। फिर हमें प्रूव करने बोला है। पहली चीज हमें प्रूव करनी है कि segment AP is parallel to segment BQ, AP parallel to BQ। ठीक है, AP ये वाली सेगमेंट और BQ ये वाली सेगमेंट पैरेलल है, ये प्रूव करना है हमें। कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। अगर हम देखें तो इन सर्कल विथ सेंटर P, छोटे वाले सर्कल में इन सर्कल विथ सेंटर P क्या होगा, AP और PR क्या है, एक ही सर्कल के दो रेडियस है, मतलब दोनों इक्वल रहेंगे, है ना। तो अगर ये दोनों इक्वल रहेंगे तो हम लिखेंगे AP इज इक्वल टू या फिर कॉन्ग्रुएंट टू PR। क्यों, रीजन लिखो, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओके, तो अगर ये दोनों इक्वल है, ठीक है, PA और PR इक्वल है, तो अगर हम ट्राइंगल देखें, ट्राइंगल APR ये वाला ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल हो जा रहे हैं, तो ये कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, एक ट्राइंगल के दो साइड्स इक्वल है, तीसरा साइड अलग है, तो ये कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल बता सकते हैं। ठीक है, तो वही लिखेंगे, देयरफॉर एंगल PAR is congruent to एंगल PRA। रीजन लिखेंगे बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। ओके, समझ में आया। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद अगर हम बड़ा वाला सर्कल देखें, लिखेंगे इन सर्कल विथ सेंटर Q, इन सर्कल विथ सेंटर Q, यानी कि इस सर्कल में अगर हम देखें तो QR और QB एक ही सर्कल के दो अलग अलग रेडियस हैं, यानी कि QR और QB इक्वल रहेगा। तो वही लिखो, QR इज कॉन्ग्रुएंट टू QB। रीजन क्या, रीजन है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओके, अब इस ट्राइंगल में देखो QBR, इस ट्राइंगल में हमें ये साइड और ये साइड दो साइड इक्वल मिल रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। तो लिखो, देयरफॉर एंगल QRB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QBR। क्या रीजन है, बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। ओके, अब इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्या क्या हमने अभी तक इस छोटे वाले ट्राइंगल में इन सर्कल विथ सेंटर पे, ठीक है, इस वाले सर्कल में हमने ये दो रेडियस लिए, दोनों रेडियस को इक्वल बताया। फिर उसके बाद ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, वो बताया, उसको इक्वेशन 1 लिया। अब दूसरे वाले सर्कल में भी इन दो रेडियस को इक्वल बताया, है ना, दो रेडियस को इक्वल बताया, फिर ये दोनों एंगल्स को इक्वल बताया, कॉन्ग्रुएंट बताया आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम से। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या करना है, अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बन रहे हैं, ये दोनों एंगल बन रहे हैं एक्स बना रहे हैं, यानी कि वर्टिकली अपोजिट है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये दोनों भी इक्वल रहेंगे, तो वही लिखेंगे कि ऑल्सो
ऑल्सो एंगल PRA is congruent to angle BRQ, ये वाला एंगल BRQ। क्योंकि रीजन लिखेंगे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये देखो x बना रहे हैं दोनों, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब देखो हमें क्या क्या मिल गया, हमें मिला कि a और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। फिर उसके बाद हमने देखा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। अब इक्वेशन 3 बताता है कि ये दोनों एंगल भी इक्वल है। ओके, अगर ये दोनों एंगल भी इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये इक्वल है तो ये भी इक्वल है। अगर ये इसके बराबर है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, अगर ये एंगल है हमारा 10 तो ये भी हो जाएगा 10 इक्वेशन 1 से, क्योंकि A और R इक्वल बता रहे हैं, तो ये 10 रहेगा तो ये भी 10 हो जाएगा। और इक्वेशन 2 बताता है कि R और B, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल है, अगर ये 10 रहेगा तो ये भी 10 रहेगा। लेकिन इक्वेशन 3 क्या बताता है कि R और ये R, यानी कि ये वाला और ये वाला इक्वल रहेगा, तो ये 10 और ये 10 हो जाएगा। अगर ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही सिंपल है। मैंने एक एग्जांपल लेके समझाया था कि ये 10 रहेंगे। ओके, तो वही लिखेंगे आप, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 से हम लिख सकते हैं कि एंगल PAR is congruent to angle QBR, एंगल QBR। ठीक है, क्या रीजन लिखेंगे, 1, 2 एंड 3 से। ठीक है, क्योंकि 1 बताता है कि ये दो इक्वल है, 2 बताता है कि ये दो इक्वल है, और 3 कहता है कि ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे, A और B भी इक्वल हो जाएंगे। वही लिखा, A और B इक्वल हो गए। ठीक है, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 4। ठीक, अब देखो अगर हमें मिल जा रहा है कि ये और ये इक्वल है, तो हम ये वाली लाइन लेते हैं यहाँ पर। देखो, ठीक है, ये क्या है, ये A, ये B, ये Q, और ये क्या है, ये हमारा P। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो रहा है, ये वाला और ये वाला इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम अल्टरनेट एंगल टेस्ट लगाए, अल्टरनेट एंगल टेस्ट, तो अल्टरनेट एंगल टेस्ट क्या बोलता है कि अगर दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, उनका एक ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो लेकिन हमें ये दोनों एंगल्स पहले से इक्वल दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस क्या रहेंगे, पैरेलल, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल हो गए और ये इनका एक ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये दोनों एंगल इक्वल रहते हैं। ठीक है, एंगल हमें पहले से इक्वल दिया है तो लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। वही लिखेंगे हम, देयरफॉर सेगमेंट AP is parallel to segment BQ। ठीक है, अब यहां देखो, ये वाला हमें यही प्रूव करना था, AP is parallel to BQ। ठीक है, यानी कि हमने कर लिया प्रूफ। ठीक है, पहला चीज जो हमें प्रूफ करना था वो हो गया। अब दूसरा चीज क्या प्रूफ करना है, देखो दूसरा चीज क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रूफ करो ट्राइंगल APR इज सिमिलर टू ट्राइंगल RQB। क्या, ट्राइंगल APR इज सिमिलर टू ट्राइंगल RQB। ठीक है, कहा है ट्राइंगल APR, ये छोटा वाला ट्राइंगल, उसके बाद RQB ये वाला ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, ये प्रूफ करो। तो ये कैसे करेंगे, देखो किसी भी दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास टेस्ट थे, क्या, SSS टेस्ट, SAS टेस्ट, AA टेस्ट एंड AAA टेस्ट, AAA टेस्ट। ठीक है, ये कुछ टेस्ट थे हमारे पास जिनसे हम क्या करते थे, किसी भी दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करते थे। ये कहाँ पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये AA टेस्ट यूज करके इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे, देखो हम देखेंगे अगर तो एंगल PAR, क्या, एंगल PAR कॉन्ग्रुएंट है एंगल QBR से, एंगल QBR से। ये कहाँ मिला हमें, ये इक्वेशन नंबर 4 बताता है हमें। देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 हमें यही बताता है कि PAR और QBR इक्वल है।
ठीक है, एक एंगल तो मिल गया हमें, ये वाला दोनों एंगल हमें मिल गया इक्वल कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद एक और देखो एंगल पी आर ए, एंगल पी आर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी आर क्यू, बी आर क्यू। ठीक है, ये कहाँ मिला है हमें, ये देखो पी आर ए और बी आर क्यू यहाँ मिला हमें। इक्वेशन 3 बताता है पी आर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी आर क्यू, है ना, पी आर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी आर क्यू। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 से हमें ये मिल गया। अब देखो दो एंगल हमें मिल गए इक्वल, दो एंगल कॉन्ग्रुएंट मिल गए, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर बाय ए टेस्ट क्या होगा, ट्राइंगल ए पी आर विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल आर क्यू बी, ट्राइंगल आर क्यू बी। ठीक है, दो चीज हो गया प्रूफ, समझ में आया। ये सेकेंड चीज भी हमने कर लिया प्रूफ। अब करते हैं लास्ट वाला, क्या दिया है, फाइंड आर क्यू बी, फाइंड एंगल आर क्यू बी इफ एंगल पी ए आर इज 35 डिग्री, इज 35 डिग्री। अगर एंगल पी ए आर ये 35 है तो क्या फाइंड करना है, आर क्यू बी, ये वाला एंगल फाइंड करना है हमें। ठीक है, ये कैसे करेंगे चलो देखते हैं। उससे पहले मैं इसे मिटा लेता हूँ। ठीक है, अब देखो थर्ड चीज हमें क्या प्रूव करनी थी, अगर एंगल पी ए आर 35 डिग्री है तो फाइंड करो आर क्यू बी कितना रहेगा, आर क्यू बी ये वाला एंगल कितना रहेगा। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, देखो इसे करने के लिए सबसे पहले देखो ट्राइंगल पी ए आर में लिखेंगे इन ट्राइंगल पी ए आर, ट्राइंगल पी ए आर, इस ट्राइंगल में एंगल पी ए आर इक्वल था, एंगल पी ए आर इक्वल था यानी कि कॉन्ग्रुएंट था एंगल पी आर ए से, एंगल पी आर ए से। ठीक है, हम लिख सकते हैं कि एंगल पी आर ए कितना रहेगा, देयरफॉर एंगल पी आर ए हो जाता 35 डिग्री। ओके, क्योंकि पी ए आर और पी आर ए दोनों इक्वल थे, अगर ये 35 तो ये भी 35 हो जाता, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ये भी कितना है 35 है। तो उसके बाद देखें इन ट्राइंगल आर क्यू बी में, इन ट्राइंगल आर क्यू बी, इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो एंगल बी आर क्यू इक्वल था यानी कि कॉन्ग्रुएंट था एंगल पी आर ए से, एंगल पी आर ए से। ठीक है, मतलब कि ये 35 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 35। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि एंगल बी आर क्यू भी कितना है, एंगल बी आर क्यू भी है 35 डिग्री। ओके, ठीक है, ये भी 35 हो गया, ये भी 35 हो गया, और हमें ये भी पता था कि ये दोनों एंगल क्या है, ये दोनों एंगल भी इक्वल है। तो हम लिख सकते थे कि ऑल्सो एंगल बी आर क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू, एंगल बी आर क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू बी आर, एंगल क्यू बी आर। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि एंगल क्यू बी आर भी कितना है, एंगल क्यू बी आर इज ऑल्सो 35 डिग्री। ठीक है, यानी कि यहाँ देखो इस ट्राइंगल में एंगल ट्राइंगल आर क्यू बी में हमें क्या मिला, बी आर क्यू 35 डिग्री, बी आर क्यू ये 35 डिग्री मिल गया। उसके बाद क्यू बी आर ये भी कितना मिल गया, 35 डिग्री मिल गया। ठीक है, समझ में आया। तो बचा क्या, सिर्फ एंगल ये वाला क्यू, एंगल आर क्यू बी। ठीक है, ये एंगल बचा है। तो अगर हम इन ट्राइंगल आर क्यू बी में प्लस कर दे एंगल बी आर क्यू प्लस एंगल आर क्यू बी प्लस एंगल क्यू बी आर, तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आएगा। क्यों 180 डिग्री आएगा, क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल को अगर सम करते हैं तो 180 डिग्री आंसर आता है। ठीक है, तो हमारे पास बी आर क्यू कितना है, 35 डिग्री है। उसी तरीके से आर क्यू बी नहीं है हमारे पास, आर क्यू बी नहीं है, और क्यू बी आर भी है 35 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री एज इट इज। तो ये 180 डिग्री एज इट इज, 35 प्लस 35 कितना होगा, हो जाएगा 70 डिग्री प्लस
एंगल आर क्यू बी एज इट इज, आर क्यू बी एज इट इज, ठीक है। अब एंगल आर क्यू बी एज इट इज रहने दो, और ये 180 प्लस 70 है, यहाँ जाकर माइनस 70 बनेगा, तो आंसर क्या आया 110 डिग्री। देयरफॉर एंगल आर क्यू बी कितना आया, एंगल आर क्यू बी की वैल्यू आई 110 डिग्री, ठीक है। ये एंगल कितना आया 110 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से सॉल्व हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन जो बोला था वो भी सॉल्व कर दिया, ठीक है। कंप्लीट होता है अब क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। बहुत ही कम स्टेप्स में, जितना कम हो सकता था उतना कम है, ठीक है। एकदम सिंपल वे में बताया है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, एकदम इसी तरीके से है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, द सर्कल्स विद सेंटर ए एंड बी टच ईच अदर एट ई। लिख लेते हैं क्या, सर्कल्स with center A and B touch at E, ठीक है, touch each other at point E। उसके बाद क्या है, line L is a common tangent। उसके बाद क्या बोला, L is a common tangent, ठीक है, common tangent, ओके। उसके बाद क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट सी डी इफ द रेडियाई ऑफ द सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। इसमें R1 और R2 भी दिया हुआ है, R1 और R2 भी दिया हुआ है, ठीक है। दो सर्कल्स है, दोनों के रेडियस, ठीक है। ये छोटा सर्कल है, इसका रेडियस हम ले लेते हैं R2 4, ये बड़ा सर्कल है, इसका रेडियस ले लेते हैं R1 6, ओके। हमें क्या करना है, फाइंड करना है क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट CD फाइंड करना है, ये वाले सेगमेंट का लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। यहां से लेकर इतना तक का क्या डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि इन सर्कल विथ सेंटर्स ए एंड बी, इन दोनों सर्कल में AC और AC इक्वल रहेगा AE के, और वो दोनों क्या रहेंगे 4 रहेंगे, क्योंकि R2 क्या है 4, ये 4 है तो ये भी 4 रहेगा, इक्वल्स टू 4। उसी तरीके से इसमें भी BE और BD क्या रहेगा, BD इज इक्वल टू BE विच इज इक्वल्स टू, बड़ा सर्कल है, बड़ा सर्कल की रेडियस क्या है 6, ठीक है। रीजन क्या रहेगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ओके। इतना समझ में आया। अब इसके बाद क्या करना है, देखो अब क्या हो रहा है, AEB क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। क्यों कोलिनियर है, क्योंकि A और B दो सर्कल्स के सेंटर्स हैं और पॉइंट E से पास हो रहे हैं, जहाँ के दोनों सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो हम लगा सकते हैं बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स AE क्या हो रहा है, A कोलिनियर है E से और B से, ठीक है। अगर ये तीनों लाइंस कोलिनियर है तो इतना और इतना ऐड करेंगे तो हमें पूरा AB का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो AE प्लस EB इक्वल्स टू AB आएगा, ठीक है। तो AE कितना है 4 और ये कितना है 6, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। देयरफॉर हमारा AB कितना आया, AB इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना समझ में आया, ओके। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे कि कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, देखो कंस्ट्रक्शन हमारा रहेगा, ड्रॉ करो एक सेगमेंट AF परपेंडिकुलर टू BD। लिखो ड्रॉ सेगमेंट AF परपेंडिकुलर टू BD, ओके। AF ड्रॉ करो जो कि BD पे परपेंडिकुलर रहे, तो क्या हो जाएगा, therefore एंगल AFD, ओके। AFD क्या रहेगा, एंगल AFD 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ACD ये वाला एंगल भी 90 डिग्री रहेगा और BDC ये वाला एंगल भी 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस है, और ये क्या है, एक लाइन टेंजेंट है। लाइन CD क्या है, टेंजेंट है दोनों सर्कल को। तो वो लिखेंगे हम कि एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल BDC विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन क्या रहेगा, बाय टेंजेंट थ्योरम, ओके। टेंजेंट थ्योरम से ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो
एक क्वाड्रिलेटरल बना हमारे पास, क्वाड्रिलेटरल AFDC, AFDC। इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल CD और F क्या है, 90 डिग्री आए, तो ये भी क्या हो जाएगा, CAF क्या हो जाएगा, CAF भी क्या हो जाएगा, एंगल, देयरफॉर एंगल CAF भी हो जाएगा 90 डिग्री। इसका रीजन क्या लिखेंगे, इसका रीजन लिखेंगे रिमेनिंग एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, रिमेनिंग एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है, रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल लिखो, AFDC इज ए रेक्टेंगल रहेगा अगर ये, तो क्या हो जाएगा, अगर ये एक रेक्टेंगल है तो AC और FD इक्वल हो जाएगा, और उसी तरीके से CD और AF इक्वल हो जाएगा। तो अगर AC 4 है तो FD कितना रहेगा, AC इक्वल्स टू FD हो जाएगा, दोनों कितने रहेंगे, 4 सेंटीमीटर। उसी तरीके से AF और CD भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें, ट्राइंगल ले ले यहाँ पर, इन ट्राइंगल, अगर यहाँ पर एक ट्राइंगल ले ले AFB, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, तो यहाँ भी क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है इन ट्राइंगल AFB, ओके। ट्राइंगल AFB में अगर देखें तो एंगल AFB क्या है, एंगल AFB 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, ये 90 डिग्री बन रहा है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से AB का स्क्वायर, क्योंकि AB क्या है, हाइपोटेनियस है, AB का स्क्वायर इक्वल रहेगा AF स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर, AF स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर, ठीक है। AB हमने पता किया था, क्या था, 10 था, 10 का स्क्वायर इक्वल होगा AF, हमें नहीं पता है, AF स्क्वायर, और FB देखो हमारे पास पूरा BD कितना था, BD था हमारे पास 6, ठीक है, जिसमें से FD क्या आया, 4, बचा क्या, सिर्फ FB, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 2, क्यों, 6 माइनस 4 कितना कर होगा, हो जाएगा 2, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। तो हमारा FB कितना आया, 2 आया, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, ओके। अब देखो 10 का स्क्वायर होता है 100, AF स्क्वायर एज इट इज लिखो, फिर 2 का स्क्वायर होता है 4, तो AF स्क्वायर अपनी जगह पे, 4 यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से अगर स्क्वायर हटता है तो यहाँ रूट आ जाएगा, 100 माइनस 4 होगा 96, और ये AF, ठीक है। अब 96 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 6, ठीक है, 16 इंटू 6 लिख सकते हैं, और 16 क्या है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 6 सिर्फ रूट के अंदर बचेगा, तो हमारा AF क्या आया, AF आया हमारा 4√6 सेंटीमीटर, ठीक है। देयरफॉर हम लिखेंगे AF इक्वल्स टू 4√6 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ में आया। अगर AF 4√6 सेंटीमीटर है तो CD भी कितना हो जाएगा, 4√6 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर CD इज इक्वल टू 4√6 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना समझ में आया, ओके। ये अच्छे से नहीं लिख गया, मैं अच्छे से लिखता हूँ, AF इक्वल्स टू CD, क्यों ऐसा, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ क्या है, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल है, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, देयरफॉर CD भी कितना हो जाएगा, 4√6 सेंटीमीटर, ओके। हमें CD मिल गया, यही तो हमें फाइंड करना था, ओके। हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।